गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे कि रूट 2 का निर्धारण संख्या रेखा पर कैसे किया जा सकता है या रूट 3 का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। ये हमारी बुक का एग्जाम्पल है। उसके बाद इसके 1.2 का एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनानियों ने इसकी खोज की थी। तो यूनानियों ने कैसे निकाला था उनको, ये देख लीजिए। एक स्क्वायर था, इस तरह का एक स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर, इधर भी एक यूनिट लेंथ, इधर भी एक यूनिट लेंथ। ठीक है, एक यूनिट मतलब एक इकाई लेंथ, एक इकाई लेंथ इधर था लंबाई। और ये है डायगोनल। ये क्या है आपका? डायगोनल है। ठीक, ये डायगोनल हो गया। ये जो है डायगोनल हो गया। तो डायगोनल जो है, ये एक इकाई लेंथ इधर है, एक इकाई लेंथ इधर है। तो जब हम लोग पाइथागोरस के नियम से जानते हैं कि डायगोनल को कैसे निकाला जाता है। डायगोनल को निकाला जाता है एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस 1 इक्वल टू √2। ठीक है, ये √2 इसी तरह से निकाला होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करेंगे, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये है 0, ये 0 यहां पर ले लिए। यहां से यहां एक यूनिट लेंथ लिए। ठीक है, यहां से यहां एक यूनिट लेंथ हुआ, एक ले लिए। यहां से यहां की दूरी कितनी है? एक इकाई है, एक इकाई है। ठीक है, जितना लंबा इधर लिए हैं उतना ही लंबा हम इधर लेंगे ऊपर। और यहां से यहां एक डायगोनल मतलब इसको खींच लेंगे, कर्व हाइपोटेन्यूस को खींच लेंगे और यहाँ 90 डिग्री का ये कोण बनाएगा। ठीक है, ये भी एक यूनिट लेंथ है। तो पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, जब समकोण त्रिभुज बने तो उसका जो विकर्ण होगा वो आधार का जो स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो गया आधार का स्क्वायर कितना है, अगर करेंगे तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो कितना हो गया वो एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक, फिर से एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा। तो एक प्लस एक कितना हो गया? √2। ठीक है, ये जो √2 आया, ठीक है, यहां से यहां तक हम कंपास लेंगे। यहां से यहां तक हम कंपास ले लिए। कंपास लेके अब संख्या रेखा पर इसको हम ड्रॉप करेंगे ऐसे करके, ऐसे करके। ये जो जीवा बना यहाँ पर, चाप जो बना यहाँ से लेके यहाँ तक जो चाप बना, यही यहाँ पर जो काटा, यही इसका जो √2 का संख्या रेखा पर वैल्यू देगा, यही वैल्यू देगा। ठीक है, समझ गए? अब आइए √3 के बारे में निकालते हैं। √3 का वैल्यू कैसे देगा? ठीक है, √3 का वैल्यू कैसे, √3 का निकालने के लिए सबसे पहले √2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कोई भी संख्या निकालने से पहले उसका पहले वाले संख्या का पहले निकालना पड़ता है कि वो उस पहले वाला संख्या उसका संख्या रेखा पर कहां पर पड़ेगा। तो ये मान लीजिए 0 है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हम इकाई लेंथ मान लीजिए ये 1 है। ऐसे करके हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि ये √2 दिया था। ये भी एक इकाई, ये एक इकाई लेंथ है यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक ये भी एक इकाई लेंथ है। ठीक है, ये √2 हो गया। अब यहां पर जो है इस कॉर्नर पर जहां पर ये है, मान लीजिए 0 A B है। ठीक है, A B को लेके हम लोग क्या किए थे, 0 और B को लेके यहां से यहां तक हम लोग एक कंपास लेके यहां पर एक क्या किए थे, यहाँ एक बिंदु आया था कंपास लेके हम लोग जो यहाँ पर किए चाप खींचे थे। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर संख्या रेखा को काटा। ठीक है, इस संख्या रेखा पर √2 का वैल्यू दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और एक 90 डिग्री एक खींचते हैं तो ये क्या देगा, एक लेंथ है यहां से यहां लंब दिए, तो यहां से यहां एक लेंथ है। तो फिर से तो ये 90 डिग्री ये ऐसे करके मिला देंगे तो फिर से ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, ये वाला त्रिभुज
मान लीजिए 0BC एक त्रिभुज बना कि नहीं, तो √2 यहाँ पर है और √1 यहाँ पर है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है? 90 डिग्री के भुजा सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो निकालेंगे तो लेंथ कैसे निकालेंगे? ये वाला भुजा का वर्ग और इसका वर्ग, तो √2 का जब वर्ग करेंगे, √2 का जब वर्ग करेंगे हम लोग, तो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया √2, √2 का वर्ग करेंगे तो, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया? √3। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपका यही था। दूसरा एग्जाम्पल √3 का यही था। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसे इसका निर्धारण करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या क्वेश्चन दिया है। एक्सरसाइज 1.2 में दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दें। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ही बताइए कि वास्तविक संख्या है या नहीं है। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? वास्तविक संख्या के अंदर में क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और क्या होता है? वास्तविक संख्या के अंदर में क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या दोनों होता है, परिमेय संख्या होती है। तो ये बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या नीचे से बाहर जा रहे हैं, मतलब अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब सही है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अगर प्रत्येक परिमेय संख्या भी पूछे तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो ये भी सही होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा पर, ठीक है, अब बोला है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, √m के रूप में होता है। देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा जब ये बोला कि ये प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या धनात्मक होता है। प्राकृतिक संख्या कैसा होता है? धनात्मक होता है। जीरो के बाद ही ना धनात्मक संख्या होगा, जो भी होगा जीरो के बाद होगा। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, जीरो के बाद होगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे करके। तो प्राकृतिक संख्या धनात्मक होता है, तो धनात्मक ही देगा, जो भी वैल्यू देगा √m का वैल्यू। लेकिन इससे पहले जो है माइनस वैल्यू भी तो है इधर संख्या रेखा पर, -1 -2 -3, क्या ये संख्या रेखा पर नहीं है? तो ये भी तो उसी संख्या रेखा पर है। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया, असत्य हो गया। हम बोलेंगे ये कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या धनात्मक होता है। ठीक है, पहला वाला का आंसर क्या था? सत्य होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और या तो परिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है, अतः यह कथन सत्य है। ठीक है, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यहीं पर देख लीजिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या के अंदर में तो ये परिमेय संख्या भी तो है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कथन क्या हो गया? असत्य है। ये कथन क्या हो गया? असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। ठीक है, इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिए।
एक्सरसाइज 1.2 का बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है सीधा सीधी कि धनात्मक पूर्णांक है कोई, ठीक है, तो अपरिमेय होता है सभी धनात्मक का कि नहीं होता है, तो ये बोलते हैं। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होता है, यहां से देख लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाता है, ठीक है। धनात्मक ये सारे धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक में एक भी है और यहाँ पर 4 भी है। अगर इसको हम रूट चलाएं एक का, तो इसको हम लिख सकते हैं √1 गुना 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाहर निकल गया। उसी तरह से √4 का अगर कहें निकालें तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 या फिर -2 दोनों हो सकता है इसका, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 1 या -1 दोनों हो गया। अभी तक हम लोग पढ़े हैं सिर्फ पॉजिटिव के बारे में, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेके ही चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि √5 का संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। तो √5 के लिए हम अभी क्या बोले थे कि √5 जैसे ही है तो उससे पहले वाला संख्या को दिखाना पड़ेगा संख्या रेखा पर किस स्थान पर है, तभी पता चलेगा √5 का। तो उससे पहले वाला संख्या क्या है, 4, ठीक है। तो वो एक क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो संख्या रेखा पर कहां होगा, संख्या रेखा पर कहां होगा, उसका एक स्थान होगा। तो मान लीजिए ये 0 है, ठीक, यहां हो गया 1 2 बराबर डिस्टेंस पर ले लीजिए 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो उससे पहले जो है यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है √5 का। तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 √4 प्लस 1 √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो 2 के तक के में हम यहां से यहां तक एक रेखा ले लेते हैं, इसका वैल्यू हो गया 2। इससे आगे यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं 90 डिग्री पर एक यूनिट लेंथ, मतलब इतना बराबर, ठीक है। और इसको मिला देते हैं 0 से, यानी ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण पाइथागोरस के नियम के अनुसार से हम लोग इसको कर्ण का लंबाई निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √4 प्लस 1 इक्वल टू 5, √5 निकल गया। अब कंपास के सहायता से 0, इसको मान लीजिए बिंदु A है, ये B है, तो कंपास के सहायता से A और B को लेंगे और इसको धीरे धीरे करके संख्या रेखा पर मिला देंगे। ये जो बिंदु कटा यही बिंदु हो जाएगा आपका √5, √5 का वैल्यू ये बिंदु देगा, ठीक है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन, इसका आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा के क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करें, ठीक है। बोल रहा है वर्गमूल सर्पिल का रचना करें। तो इसके लिए आप बड़ा सा शीट ले लीजिए, बड़ा सा शीट में जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे कर लीजिएगा, वो सर्पिला जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे सांप ऐसे 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 करके होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए। बड़ा सा शीट में बीच में एक पॉइंट दे दीजिए, बीच में एक पॉइंट दे दीजिए जिसको मान लीजिए O, ठीक है। O से एक लाइन खींचिए 45 डिग्री पर, ठीक है। इसको इसका लेंथ रखिए 1, जो भी लेंथ आपको मानना है उतना ले लीजिएगा, 1 ले लीजिए 1 इंच, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ फिर से 1 इंच ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहाँ 90 डिग्री का कोण दीजिए, इसे कंपास से लेके यहाँ पर 90 डिग्री का कोण लेके यहाँ मिलाइए इसको, ठीक है। तो ये क्या देगा, √2 का वैल्यू देगा, ठीक है। ये जो है √2 का वैल्यू देगा, जो कि हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं। ये समकोण बन गया, तो ये √2 का ये कर्ण हो जाएगा, बड़ा भुजा। अब इस बड़ा वाला भुजा पर फिर से हम एक क्या देंगे, 90 डिग्री का एक लंब डालेंगे, ठीक है। वो भी कितना का, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का डालें। फिर इसको हम यहाँ पर मिला दिए, ठीक है। ये कौन सा वैल्यू देगा, √3 का वैल्यू देगा। √2 और 1 को मिलाएंगे √3। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का फिर से मारेंगे, क्या वो भुजा देंगे, लंब देंगे, यहाँ पर लंब देंगे 1 सेंटीमीटर का। फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये देगा √4 का वैल्यू, ये क्या देगा, √4 का वैल्यू, जो कि 2 के बराबर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से हम लंब देंगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। ये कौन किसका वैल्यू देगा, √5 का वैल्यू देगा। फिर इस पर 90 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री का लंब डाले तो ये देगा आपका √6 का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से ये घूमते घूमते, इस तरह से घूमते घूमते ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाएगा ये ऐसे करके। यही हो गया सर्पिल, यानी ये बिंदु से लेके ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बना, इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे देखिए इसको बोलते हैं सर्पिल, ठीक है। समझ गए, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर ये बनते चले जाएगा। तो बनाइएगा आप लोग एक शीट लेके, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। जय हिंद।